बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसल वाडा 62F1 के तहत नाअहल हो चुके हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया है। आइन का आर्टिकल 62F1 क्या कहता है? पाकिस्तान के आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत रुकन पार्लियामेंट को गलत बयानी, गलत हलफ, ईमानदार अमीन ना होने या अदालत ने बरक्स करार दिया हो तो वो नाअहल होगा। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन के आर्टिकल 62(1)F के तहत अरकान पार्लियामेंट की नाअहली की मुद्दत की तशरीह से मुताल्लिक केस में फैसला सुनाया था, जिसके तहत ये नाअहली ताहयात करार पाई थी। और आज इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले की रोशनी में फैसल वाडा को झूठा बयान हल्फी जमा करवाने पर ताहयात नाअहल करार दिया है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक फैसल वाडा ने 7 जून 2018 को आरओ के पास गलत बयान हल्फी जमा करवाया। फैसल वाडा का गलत बयान हल्फी आइन के आर्टिकल 62(1)F के जुमरे में आता है। वाडा की जानिब से नादरा का जमा करवाया गया सर्टिफिकेट मयार पर पूरा नहीं उतरता। फैसल वाडा ने रुकन कौमी असम्बली की नशस्त से इस्तीफा दिया। फैसले में कहा गया है कि फैसल वाडा रुकन असम्बली की हैसियत से हासिल तमाम माली मरात वापस जमा करवाएं और अवामी ओहदा रखने के दौरान हासिल माली मरात भी वापस जमा करवाई जाएं। फैसले में इस बात का जिक्र इंतहाई अहम है कि इस झूठ को छुपाने के लिए फैसल वाडा ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया था, लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि जिस शक के तहत अदालत से नवाज शरीफ नाअहल हुए और जिस करप्ट प्रैक्टिस के खिलाफ इमरान खान आवाज़ उठाते रहे और 126 दिन का धरना भी दिए रखा, आज फैसल वाडा के इस फैसले से उनके धांधली के बयान को बड़ा धचका लगा है। इसी पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखिल साहब, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इसके अलावा ये दरख्वास्त जो है फैसल वाडा साहब के ख़िलाफ़ ये भी उन्हीं की जानिब से दी गई थी। बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखिल साहब। 3 से 4 साल तक का ये अरसा जिसमें ये केस जो है अपने अंजाम को पहुंचा है, फैसल वाडा साहब जो हैं फाइनली अब नाअहल हो चुके हैं। ये तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आप भी क्या आगे भी इसकी पैरवी जारी रखेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि 3 साल नहीं है, पौने 4 साल लगे मुझे। 2018 के इलेक्शन से पहले मैंने उस वक्त जब नॉमिनेशन फॉर्म जमा होते तो उस वक्त इन टाइम मैंने रिटर्निंग अफसर के सामने डॉक्यूमेंट चैलेंज किए थे। तो रिटर्निंग अफसर ने उस वक्त रिटर्न पे एक फैसला है जो आज भी मौजूद है। उन्होंने कहा फैसल वाडा ने मुझे पासपोर्ट दिखा है जो कि पंच भी है और कैंसिल भी है। तो सवाल ये है कि इसी वजह से तो जरदारी साहब कहते थे आरओ का इलेक्शन है, आरओ अपने रिटर्न ऑर्डर पे लिख रहे, जबकि बाद में जब डॉक्यूमेंट्स पता चल गए तो वो 18 तारीख लास्ट डेट थी, 18 जून 2018, और फैसल वाडा साहब ने 22 तारीख और 25 तारीख को 22 को अप्लाई किया, 25 की इसकी नेशनलिटी कैंसिल हुई है। सवाल ये है कि पौने 4 साल में सिंध हाई कोर्ट में 3 पिटिशनें हमारी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इलेक्शन कमीशन में आप मुताबिद हमारी दरखास्तें, आज तक फैसल वाडा साहब ने यह नहीं बताया कि उन्होंने 18 तारीख से पहले नेशनलिटी छोड़ी या 18 के बाद। एक ही मुद्दा है, एक पॉइंट पे पूरा केस खड़ा है। इससे पहले आपको याद होगा सादिया बासी साहब का, अरुण अख्तर साहब का, जो 4 दिन बाद उसने नेशनलिटी छोड़ी थी या नेशनलिटी की रिवोक नहीं हुई थी, उसने रसीदें उसने जमा किए थे। यहाँ तो क्लियर कट केस है। और फिर इलेक्शन कमीशन में मैंने खुद अपने लॉयर के बैरिस्टर मसूद मंदोखिल के जरिए मैंने अमेरिकन कौंसलेट को लेटर लिखा। उन्होंने मुझे जवाब दिए कि हम किसी इंडिविजुअल को जवाब नहीं देते। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को सेक्शन 4 और 5 के तहत मैंने एप्लीकेशन लगाई। वहाँ मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि चूंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे वो जवाब नहीं देते। आप एक अदारे हो, आप जवाब लिखते, खुद लिखते या थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स लिखते तो उसके जवाब ले ले। और अगर ये एफिडेविट जो 22 तारीख की वो अगर झूठा साबित हुआ, एफिडेविट फैसल वाडा का, और मैंने झूठा या मैंने सोशल मीडिया से या फेक बनाया है, तो मुझे एज ए मैंने आप हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई करे। और मैं वादा करता हूं कि मैं कभी अपील भी नहीं करूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन कमीशन, अभी दूसरे दोस्तों के जरिए जो मुझे पता चला है कि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा जो है ना वो 14 जनवरी को लेटर लिखा है अमेरिकन कौंसलेट को, और अमेरिकन कौंसलेट ही उनको तस्दीक की कि हाँ जी हमने 25 तारीख को। तो 25 तारीख का मतलब है कि 18 को लास्ट डेट थी, 18 के बाद 7 दिन के बाद उसकी नेशनलिटी उसने छोड़ी है। तो इट्स मीन कि वो सादी कामीन आर्टिकल 62(1)F के तहत वो नहीं आ रहा है। ठीक है, सादी कामीन नहीं आ रहा है। तो इस वजह से इनकी तायात नाइली और प्लस उनकी जितनी भी एज ए एमएनए या फेडरल मिनिस्टर जो उसने मराहत लिए, जो उससे तनख्वाह ली है, वो 2 महीने के अंदर वापस करने का हुक्म दिया। तो मैं समझ रहा हूँ कि देर आया दुरुस्त है। और लेकिन एक मुझे गिला है
कि 4.25 साल में एक लफ्ज का जवाब फैसल वाडा से नहीं ले सकते। अब आपका सवाल है कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट चले जाए, मैं रोड पार्क पार्लियामेंट लॉजेस में हूं, मैं खुद सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं, मुझे कोई वकील करने की भी जरूरत नहीं है। ये एडजमेंट लेंगे फॉरेन फंडिंग केस की तरह, जो आज भी नहीं लिया। आज फैसल वाडा वाले केस से पहले यानी फॉरेन फंडिंग केस था जो आज भी एडजमेंट लिया है, 7.5 साल हो गए इस केस को। मैं इनको नहीं होने दूंगा और मुझे पूरे यकीन है कि जो एक फैसला है और उसमें एक ही बात पे कि फैसल वाडा साहब ने ये कंडक्ट से इस केस को बचना है, कंडक्ट वो बार ये सिर्फ क्या बोलूंगा 18 था तो डिस्क्वालीफाई, तो कंडक्ट से इस केस को बचना है, कंडक्ट वो बार ये सिर्फ कादिर मंतुखिल साहब, आप इलेक्शन कमीशन के फैसले को न्यूट्रल फैसला समझते हैं? ताहयात नाअहली क्या एक मुनासिब फैसला है? क्योंकि सब कुछ मीडिया चैनल्स के ऊपर गुफ्तगू करते हुए आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया इसके ऊपर, ताहयात नाअहली वाली जो चीज़ है। आज सवाल उठाया जा रहा है और मुझे बड़ी खुशी इस बात की कि जहां सुप्रीम कोर्ट बार के सदर ने एक ताहयात नाअहली के लिए 62(1)(f) की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल की है, तो खुद इमरान नियाजी साहब ने स्पीच में सुप्रीम कोर्ट बार को बुरा भला कहा है। आपको याद है आज उसी बुरा बोला को, और मुझे यकीन से कहता है क्योंकि नवाज शरीफ को फायदा मिल रहा है, जेल खोल दो, आज उनका अपना जो मोहरा इस जाल में फंस गया, कल के बाद ये जुदे शुरू कर। लेकिन मेरा भी ये कहना है इस हवाले से कि 621(f) जो है ना वो इसकी तशरीह होनी चाहिए, चाहे ताहयात हो, चाहे 5 साल के लिए, चाहे एक टेन्योर के लिए हो, इसकी तशरीह जरूर होनी चाहिए। अब तशरीह सुप्रीम कोर्ट करे या पार्लियामेंट में कोई बिल आ जाता है तो उस हवाले से एक वाज़िया, क्योंकि 621(f) में ऐसा कोई नहीं लिखा हुआ है कि इसकी टेन्योर कितने होना चाहिए। अच्छा, क्या समझते हैं मंतुखिल साहब, इमरान खान साहब के बयानिए को कितना बड़ा झटका है इस फैसले से? क्योंकि वो एक जंग लड़े हैं, एक बयानिए के ऊपर जो है वो उनकी हुकूमत खड़ी है, बददियानती, करप्शन, मेल प्रैक्टिसेस, इस तरह की सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो उनका बयानिया था और उसी बयानिए की वजह से वो हुकूमत में आए। तो उनकी अपनी ही टीम का खिलाड़ी अगर मुलव्वस पाया जाएगा तो यानी यकीनन एक बड़ा धचका तो है उनके लिए। देखिए, आप किसके सामने ये केस रख रहे हो? खुद वो प्राइम मिनिस्टर ही झूठा है। आपके पास वो अमेरिकन कोर्ट का फैसला है? नहीं है तो मैं भिजवा देता हूं। कौन कहता है वो सादिक अमीन है? अली ज़ैदी किसका कस्टोडियन है? ये सादिक अमीन के कारनामे और इनकी बहनों के अकाउंट से जो करोड़ रुपए निकल रही है, सादिक अमीन की निशानी है। इसका घर किस चीज पे पल रही है, सादिक अमीन की निशानी है। इनका अरबों रुपए का मेल कैसे खड़ा हो गया, सादिक अमीन की निशानी है। तो सवाल ये है, वो कहते हैं ना कि किसी शीशे के घर में बैठ के किसी पे पथराव न करो, और चोर चोर कहते हुए दाएं बाएं से चोर निकल रहा है और चोर इनके अपने लोग निकल रहे हैं। और चोर जब निकल रहे हैं तो आज भी वो कंटेनर वाली, इसको अभी तक नहीं पता चला, मेरे ख्याल में आज सुबह किसी ने उसको नहीं बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर हो, आज भी उसकी वही जबान ले जाए। लेकिन ये कहता है मैं आवाम के सामने जाएंगे, आवाम आपका इस्तेमाल करेंगे जूतों से, आवाम आपका इस्तेमाल करेंगे अंडे और टमाटर से, इस वजह से कि आपने पूरे कौम को ट्रक की बिटी के पीछे लगाया। आपने 126 दिन की जो डांस पार्टी आपने बनाई थी, उस डांस पार्टी में आप कहते थे मैं चोर को पकड़ूंगा, मैं करप्शन खत्म करूंगा 3 महीने के अंदर। आज 3.5 साल गुजर गए, लेकिन अब चोर को पकड़ते पकड़ते अपने दाएं बाएं से चोर निकल रहा है। क्या जहांगीर तरीन के केस का उन्होंने खुद उसको खत्म नहीं किया? क्या इनके प्रोसिक्यूशन ने उसको वापस नहीं लिया? क्या FIA ने वापस नहीं लिया? क्या जो क्यानी का दवाइयों वाला स्कैंडल उसको कुछ हुआ? क्या जो बनी गाला का पूरा पाकिस्तान आपने तोड़वा दिया इंक्रोचमेंट के नाम में? बनी गामा उस केस में सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था, 12 लाख रुपए की और उसमें उसको रेगुलाइज किया गया। क्या उस चीज को मिसाल नहीं बनाना चाहिए? क्या उसने मनी ट्रायल दिया है? और बहुत सारी कहानियां है। खुद फैसल वाडा का ये सिर्फ एक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके अंदर पूरा फॉरेन अकाउंट है, उसके अंदर मलेशिया में, दुबई में, UK में प्रॉपर्टी है, वो तो डिक्लेयर नहीं किए। टेक्सटाइल मिल है वो डिक्लेयर नहीं की। अभी तो हमने सिर्फ एक पॉइंट पकड़ा हुआ है, इसके साथ सैकड़ों पॉइंट और भी इस केस के अंदर। लेकिन सवाल ये कि आप जो ये ड्रामा नचा रहे थे, आप जो करप्शन कर रहे थे, आज करप्ट आपके अपने दाएं बाएं से निकल रहा है, आपके अपने घर से निकल रहा है करप्शन। और फिर मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये जो मेरे चेयरमैन को ये बातें करें, जरूर उनको बता दें आपकी वालिद मोहतरम को किस चीज़ पे नौकरी से निकाला, जरा उसका जवाब तो दे दें। बात ये होता है ना, किसी पे उंगली लाना बड़ा आसान है। आज मेरे चेयरमैन का आप नकल उतारे होते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव हो, आप इसी तरह चौरा हरकतें आप आज भी कर रहे हो, लेकिन हमने जबान खोली नहीं तो तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास अमेरिकन कोर्ट का फैसला पड़ा हुआ है। मैंने जिस दिन वो फाइल कर दिए इलेक्शन कमीशन में, उस दिन पता चलेगा सादिक अमीन जो तुम्हें बनाने। साहब बहुत शुक्रिया, बयानिए को धचका
नहीं, बल्कि कादिर मंदोखिल साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब भी जो हैं वो सादिक और अमीन नहीं हैं, और उसके हवाले से जो है वो उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत और कुछ केसेस के फैसले जो हैं वो भी पड़े हुए हैं। बहरहाल जो फैसल वाडा के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला है, हुकूमती टीम को एक बड़ा धचका तो यकीनन है, और जिस फैसले में जिस केस में उनको नाअहल करार दिया गया है वो भी यकीनन एक बड़ा झटका है, जिसमें कि झूठे बयान हल्फी को छुपाने की कोशिश इस फैसले में जो है वो लिखा गया है। इसको आगे जो है अपील में यकीनन जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाने का फ़ैसला जो है उसके हवाले से भी मुशावरत शुरू हो गई है। फैसल वाडा साहब ने वो भी मुशावरत शुरू कर दी है, और मज़ीद आगे भी जो केस है उसको चलता हुआ हम देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल फैसल वाडा साहब जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने उनको ताहयात नाअहल करार दे दिया है। एक बड़ी खबर आज की। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। हमारे साथ इसी मुद्दे पर गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जी कमर दिलशाद साहब। फैसल वाडा को जो है वो नाअहल करार दिया जा चुका है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। कमर दिलशाद साहब, ये फैसल वाडा को जो नाअहल करार दिया गया है, इलेक्शन कमीशन क्या कॉम्पिटेंट फोरम है कि ताहयात नाअहली जो है वो लगा दी जाए? इससे पहले मिसालें मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन के आर्टिकल 63(1)(c), आर्टिकल 62(1)(f), आर्टिकल 218, आर्टिकल 224 इसके तहत उसको ये आइन का मुहाफिज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइनी तौर पर जो मैंने आर्टिकल का जिक्र किया, इनका ये मुहाफिज है, कस्टोडियन है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसी के फैसले की रोशनी में जब उनको आइन ने इख्तियार दिए हैं कि जो पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन के मामलात हो गए हैं वो इलेक्शन कमीशन ने तय करने हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पहली मर्तबा, आप ये दुरुस्त फरमा रही हैं, पहली मर्तबा उन्होंने फैसल वाडा के बारे में एक इंतहाई अहम और तारीखी फैसला दे दिया है। अब इसकी जो इंटरप्रिटेशन है या इसके बारे में जो अपील है उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसल वाडे की सेनेटरशिप खत्म कर दी। कौमी असम्बली से वो पहले मुस्तफी हो चुके थे, और अपने फैसले में लिखा है कि फैसल वाडा साहब ने मैलाफाइड के तहत, बदनीति के तहत कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफा दिया था। उन्हें मालूम था कि मेरी नेशनलिटी जो है वो ड्यूल नेशनलिटी है, मेरे पास गैर मुल्की जो है अमेरिका की नेशनलिटी मेरे पास है, तो उन्होंने इसको बचाने के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो सेनेटरशिप बन गए। अब यहाँ हमारी हुक्मरान जमात का फर्ज बनता था कि एक शख्स जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है उसकी ड्यूल नेशनलिटी के बारे में, तो उसको सेनेटर बनाने का टिकट क्यों दिया गया? तो यहाँ हुकूमत का भी फर्ज बनता है कि आप अपने हालात को देखते हुए फैसला करें। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है, और अब इसके फैसले के खिलाफ अपील करने के इनके पास फैसल वाडे के पास मुकम्मल कानूनी तौर पर उन्हें तहफ़्फ़ुज़ हासिल भी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा भी सकते हैं, और इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी अपील कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी उनके पास अभी भी एक रास्ता खुला है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां जाकर जो है वो अपील की जा सकती है। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए कमर दिलशाद साहब कि फिर वहां पर कितना लंबा अरसा लग सकता है इस केस को, और फिर कितनी जल्दी जो है वो कंक्लूड हो जाएगा? हमारी अदलिया का निज़ाम बड़ा पेचीदा है। अगर हम कोई ऐसी बात कह दें जो उनको नागवार गुजरे तो ये बात दुरुस्त नहीं है, और नहीं करना चाहिए। फैसले पर तो जो है अपनी राय देनी चाहिए। आप ये देखें कि कासिम सूरी साहब जो हैं, उनको इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 3 साल पहले बलूचिस्तान इलेक्शन ट्रिब्यूनल, जो इलेक्शन कमीशन का ही एक बाकायदा इदारा है, इलेक्शन कमीशन का ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनता है, तो उन्होंने उसको नाअहल करार दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चंद रोज के बाद ही उनको रिलीफ दे दिया, उनको मुअत्तल कर दिया इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला के, और आज 3 साल हो गए हैं, अभी तक वो फैसला सामने नहीं आया। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 ख्वातीन जो है रिजर्व सीट पर उनका। अच्छा, इमरान खान साहब तो हमेशा से जो है वो धांधली के खिलाफ, कमर दिलशाद साहब, हमने देखा कि आवाज़ उठाते रहे, लेकिन अब उनकी पार्टी में ही से ही ऐसे लोग निकल रहे हैं जिनके खिलाफ वो इल्ज़ामात साबित हो रहे हैं, जिसके खिलाफ एक बयानिया है उनका, और जिसके खिलाफ वो हमेशा से आवाज़ उठाते रहे। नहीं, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो अपने आईनी तौर पर अपना हक अदा कर दिया है। उन्होंने अपनी गैर जानबदारी भी, अपनी रिट जो है इलेक्शन कमीशन की, उन्होंने ज़ाहिर कर दी है।
और बाकी इनके फैसले के खिलाफ मुअत्तल करना या उनके कानून करार देना, ये हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कानूनी और आईनी इख्तियारात हैं। वो जिस तरह चाहे इसकी इंटरप्रिटेशन करें, लेकिन इसी तरह का केस नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन जो थे, उन्होंने भी हकायक छुपाए थे कागजात नामजदगी में। उसी की बेस पर दोनों को ताहयात नाहिल करार दिया था ना। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो अपने ही फैसले के बारे में उसी तरह का केस है फैसला साडा का भी, तो फैसला करते हैं तो बड़ा उन्होंने मोहतात रहना पड़ेगा, बड़ा देखना पड़ेगा ना कि अपने माजी के फैसले में तो उन्होंने नवाज शरीफ को नाहिल करार दे दिया कि उसको अकामा ज़ाहिर नहीं किया था। जहांगीर तरीन ने अपनी जायदाद जो थी लंदन में वो छिपा की थी, उन्होंने कागजात में लेके। ठीक, सही, बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद थे। बढ़ते हैं आगे, अपने अगले मौजू की तरफ चलेंगे। पाकिस्तान में किसी को कोई भी मसला हो तो उसका इलाज बजाय डॉक्टर्स के हमेशा पीरों और आमलों के पास जाकर दरियाफ्त किया जाता है। आज प्रोग्राम में एक कहानी जो है वो शामिल करेंगे इसी हवाले से, जो कि दिल दहला देने के लिए काफ़ी है। एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं साहब। बैठी पाकिस्तान में एक अलमिया ये है कि जिसे सही कलमा पढ़ना नहीं आता वो पीर बना बैठा है और घरों के घर उनकी जहालत ने बर्बाद कर दी। गुज़श्ता रोज सामने आने वाले वाक़े ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ये आमिल और पीर जो मजबूरों और लाचारों को ऐसे ऐसे हरबे बताते हैं जिनकी ना तो इजाज़त मेडिकल साइंस देती है और ना ही दीन, इनको कैसे मुआशरे में बिगाड़ पैदा करने से रोका जाए? क्या ऐसे अफराद को मुआशरे में जिंदा रहने का भी हक हासिल है? गुज़श्ता रोज़ पेशावर में औलादे नरीना की ख्वाहिश में आमिल के कहने पर खातून के सर में कील ठोक दी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिल के कहने पर खातून के सर में कील ठोकी गई थी, जिसके बाद खातून को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिसे बाद में पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मी खातून की सर्जरी करके उस कील को बाहर भी निकाल दिया गया। जरा ये बताते हैं कि खातून पर बेटे की पैदाइश के लिए उसके शौहर की जानिब से दबाव था। क्या बेटी पैदा करना गुनाह है या फिर जहालत की बदौलत मुआशरे में जाली पीरों और आमिलों की जन्नत बन चुका है पाकिस्तान? हालांकि अगर शौहर की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर था या शौहर की तरफ से उसके ऊपर दबाव था, तो मेरा ख्याल है कि ये अवेयरनेस जो है वो लोगों में होनी चाहिए, उनको ये समझ होनी चाहिए कि साइंसी एतबार से देखा जाए या मेडिकल साइंस को अगर हम देखें तो बेटी का पैदा होना या बेटे का पैदा होना ये इवेंचुअली उस क्रोमोसोम पर मुनहसर होता है जो कि मर्द की तरफ से आता है। तो औरत को इस तरह से प्रेशराइज करना आखिर किस हद तक दुरुस्त बात है, और उस पर फिर इतनी जहालत के हामला खातून के सर के अंदर जो है वो कील ठोका जा रहा है। ये जो पीर कल्चर है और वहाँ पर जाकर दुआएं कराना और फिर इस चीज़ के हवाले से दावे करना कि जी बेटा ही पैदा होगा, ये यकीनन बड़ी जहालत की बात है। और फिर इस तरह के जो पीर हैं वो असल खानकाहों की जो बदनामी है उसका भी बाइस बन रहे हैं। हमारे साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए पीरज़ादा मोहम्मद अमीन साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पीर ऑफ मानकी शरीफ है। बहुत शुक्रिया पीरज़ादा मोहम्मद अमीन साहब। मोहम्मद अमीन साहब, ये वाक़या जो है वो बिल्कुल आपके नज़र से भी गुजरा होगा और आपके सामने है। ये कितनी बड़ी जहालत की बात है, ना दीन इसकी इजाज़त देता है, ना ही मेडिकल साइंस में कोई इस तरह की बात प्रूव हुई है कि हामला खातून के सर में अगर आप कील ठोकेंगे तो उसके यहाँ जो है वो बेटा पैदा होगा। क्या कहेंगे आप? ये तो असल खानकाहों को भी जो है वो बदनाम कर रहे हैं इस तरह के जाली पीर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका फ़राहम किया। जिस तरह आपने बताया कि कल जो वाक़या पेशावर में पेश आया है, इंतहाई अफ़सोसनाक और शर्मनाक है, और यकीनन कि ये उन औलिया किराम और सूफिया के तालीमात के ख़िलाफ़ है। और ये जो अमल कल जो पेशावर में हुआ है, तो ये तो बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ अमल है। जिस तरह सूरह अन-निसा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रमाते हैं कि शैतान ने ये वादा किया था कि मैं इंसानों को बदलूँगा और उनमें तब्दीलियाँ लाऊँगा। तो ये तो एक शैतानी अमल है। लेकिन इससे हम नहीं वो कर सकते कि इस पर हम तमाम वो उलमाए किराम या मशाइख़ उज़्ज़ाम जो दीन के और शरीयत के इहाते के अंदर जो जिस तरह आप देख सकते हैं कि लोग जाते हैं औलिया किराम के मज़ारात पर दुआएँ माँगते हैं या वो मन्नतें माँगते हैं, तो ये एक गैर शरई अमल नहीं है। लेकिन इस तरह के वाक़यात कि आप जहाँ पर
जादू हो और जहाँ पर ये कील जैसे वाक़यात पेश आएँ, तो ये तो बिल्कुल शरीयत और हमारे असलाफ़ ने बिल्कुल इसकी मुखालफत की है। लेकिन अफ़सोस ये है कि चूँकि हमारी अवाम जो है वो ना तो असल दीन से वाकिफ़ है और ना ही वो शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोशनास है। तो ये वो इल्म की कमी है जिसकी बुनियाद पर ऐसे जाली लोग निकलते हैं जिनकी ना इल्म है, ना उनका अमल होता है, बस अपनी बातों से वो लोगों को गुमराह करते हैं। और हम्म। ये तो वो अमल है जिससे इंसान दीन से निकलता है, वो हम्म। शरीयत से दूर होता है। और इसकी जो सबसे मेन वजह है वो यही है कि चूंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ये वाकयात सिर्फ पहली दफा पेशावर में नहीं बल्कि आप हम्म। देखिए हमारे पूरे पाकिस्तान और या अगर मैं तारीखी बात करूं कि जो सब कॉन्टिनेंट है तो ये हाँ। बांग्लादेश, हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान, यहाँ पर ये चीजें मैं बहुत मैं कसरत मैं से पाई बिल्कुल जाती यही हैं। यही और जानना चाह रही थी कि आखिर क्यों जो है, क्या आपको लगता है कि ये जिन रीजन्स की आपने बात की यहाँ पर लोगों के अकीदा जो है वो कमज़ोर है, आखिर रोका किस तरह से जा सकता है कि लोग जो हैं, यकीनन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, दर्जनों वाक़या जो हैं वो इस तरह के आए रोज़ रिपोर्ट होते हैं कि जाली पीरों और फ़कीरों और आमिलों के भेंट जो है वो लोग चढ़ जाते हैं, जान की बाजी भी हार जाते हैं। किस तरह से जो है वो इसको रोका जा सकता है? क्या आपको लगता है कि कोई कानून साजी होनी चाहिए और सिर्फ जो सर्टिफाइड पीर होते हैं उन्हीं को जो है वो इजाज़त होनी चाहिए कि वो लोगों का इलाज कर सकें या जो भी रूहानी अमल है उसके ज़रिए, और बाकी जाली पीरों फ़कीरों का ख़ात्मा आखिर किस तरह से मुमकिन हो सकता है? असल में देखिए जी, हमारा जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि जहाँ पर खामी होती है तो हम आसानी से कह देते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड कर दें, इसको कानून का हिस्सा बनाएं तो ये मसला ख़त्म हो जाएगा। हुँ। लेकिन अफसोस की बात है कि दुनिया में जहाँ पर भी कानून है वहाँ पर उस पर अमल नहीं होता। और हुँ। जहाँ पर तसव्वुफ की बात है और जहाँ पर ये स्पिरिचुअलिज्म और ये वो दुआ करना और ये चीज़ें, तो ये तो बिल्कुल इंसान का एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का औलिया किराम के साथ एक हिडन कनेक्शन होता है। तो इसको तो कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। लेकिन जो जहाँ पर ज़रूरत है वो यही है कि अवाम में इसकी अवेयरनेस की जाए और हाँ। उनको दीन की कम से कम इतनी पहचान तो होनी चाहिए कि वो हुँ। इसका अंदाजा कर सके, वो इसका फैसला कर सके कि आया जो हम लेकिन जिस सवाल साहब के पास जा रहे हैं वो बिल्कुल सवाल यही है कि की कैसे जाए, अवेयरनेस जो है वो किस तरीके से जो है वो आवाम तक पहुंचाई जाए। और एक और बड़ा जो नुक्ता इसमें है कि हम ये देखते हैं कि जब भी बेटे की जो है वो ख्वाहिश होती है तो मेडिकल साइंस तो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात करती है। बेटे की जब भी ख्वाहिश होती है तो इलाज औरत का ही हो रहा है, चाहे वो कोई भी इलाज है, या फिर सर में कील ठोंकना है तो वो भी औरत के सर में ठोंकना है। हालांकि मेडिकल साइंस जो है वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ जो है वो राय रखती है। देखिए जी, यहाँ पर मेडिकल साइंस की बात तो बिल्कुल वो है, लेकिन जो स्पिरिचुअलिज्म है हम्म। और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इंसान की एक उम्मीद है, तो वो हम्म। तो मिरेकल कहलाती है, जो कि साइंस और उससे बिल्कुल हम्म। जहाँ पर साइंस खत्म हो जाता है तो वहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म और वो शुरू होता है। तो ये तो अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए और लोगों को औलिया किराम के मज़ारात पर भी जाना चाहिए। लेकिन वो जो हमारे असली हम्म। सूफिया है, मैं आपकी इसी ठीक। सवाल की तरफ आ रहा हूँ कि जो असली सूफिया थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, तो उनका जो तरीक़ेकार था वो हमारे पश्तों में कहावत है कि हर चीज़ ठीक। नहीं अच्छी लगती है लेकिन जो ठीक है, बहुत शुक्रिया पीरज़ादा मोहम्मद अमीन पीर उस्मान की शरीफ हमारे साथ मौजूद थे। क्विकली छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे साथ। फरवरी 1984 वो बदकिस्मत दिन जो पाकिस्तान में सियासी क़यादत के बहरान को जन्म देने का बाज़ाब्ता आगाज़ किया गया। यह आमरीत का दौर था। उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर सदर ज़ियाउल हक इक़्तिदार में थे और अपने खिलाफ बुलंद होती सबसे तवाना आवाज़ यानी नौजवानों की आवाज़ को दबाने के लिए सीधा साधा एक ही हल निकाला गया और वो हल था तलबा यूनियंस पर पाबंदी का। तलबा ने एहतजाज किया तो अहदेदारों को जेलों में फेंका गया, कौड़े मारे गए और पाबंदी बरकरार रही। फिर ज़ियाउल हक का कूच हुआ। फिर यके बाद दीगरे हुकूमत में आने वाली सियासी जमातों ने तलबा तंजीमों और यूनियंस की बहाली के नारे लगाए, मगर पाकिस्तान में ये सियासी नारे कब सच हुए हैं?
दिसंबर 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में तलबा यूनियन की बहाली का ऐलान किया और फिर 1989 में असम्बली से मुख्तलिफ एक्ट्स पास करके मार्शल लॉ ऑर्डिनेंस को मनसूख भी किया गया और आइनी तौर पर तलबा यूनियन का इदारा बहाल कर दिया गया, मगर ये बहाली ज़्यादा देर तक चल नहीं सकी। एक मरतबा फिर से जुज़वी तौर पर यूनियंस को बहाल किया गया, मगर 1998 में नवाज शरीफ ने भी बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म कानूनी इदारों में तलबा तंजीमों और यूनियंस पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया। 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला और यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी पहली ही तकरीर में तलबा यूनियन से पाबंदी हटाने का ऐलान किया था। और ये ऐलान भी महज ऐलान ही रहा। मौजूदा दौर के बरक्स माजी में तलबा यूनियन से तैयार होने वाली सियासी क़यादत ने मुल्क की बागडोर संभाली है। नई और बासलाहियत लीडरशिप उभर कर सामने भी आई है। तलबा यूनियन से निकलने वाले नौजवान अपने वक्त के बड़े बड़े सियासतदान बने, लेकिन ज़ियाउल हक के दौर में लगाई गई पाबंदी ने मुल्क को मिलने वाली बासलाहियत सियासी क़यादत का रास्ता रोके रखा। गरीब और आम आदमी के बच्चे असम्बलियों तक पहुंचे और कौमी फैसला साजी में किरदार अदा करने का रास्ता बंद हो गया। फिर इक़्तिदार के ईवानों ने महज सियासी खानदानों, वडेरों, जागीरदारों और सनतकारों ही की औलादें जो हैं वो वहाँ आती रही और पाकिस्तान यहाँ पहुँच गया। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जी रियाज फतियाना, रहनुमा PTI हैं। बहुत शुक्रिया फतियाना साहब शो में ज्वाइन करने के लिए। रियाज फतियाना साहब, मुझे बताएगा कि यूनियन साजी का जो हक है वो आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 16 और 17 देता है, लिहाजा ये एक आइनी रास्ता है जिससे एक नई सियासी क़यादत मुल्क को मिलती है, तो इसका रास्ता आखिर क्यों रोका हुआ है? देखें, लीडरशिप 3 जगहों से आती रही है, एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, बल्दियाती इलेक्शन से और ट्रेड यूनियनिज़म से। अनफॉर्चुनेटली कोल्ड वार के ख़ात्मा के बाद, सोवियत यूनियन के फ़ाल के बाद ट्रेड यूनियनिज़म पाकिस्तान से ख़त्म हो गई और उसके बाद सारा ठेकेदारी निज़ाम आ गया। स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी तो वो ज़ियाउल हक साहब के दौर में ख़त्म हो गई और उससे भी नई लीडरशिप ना आ सकी। मैं ख़ुद स्टूडेंट पॉलिटिक्स की पैदावार हूँ, इसमें बहुत सारी कादावर शख्सियात जो पाकिस्तान की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आई, जमात इस्लामी में लियाकत बलोच साहब, फरीद पराचा साहब, हाफिज़ सलमान भट्ट साहब, मुस्लिम लीग नून में ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, मियाँ जवेद लतीफ़, इब्रार मलिक और एक लंबी लिस्ट है। MKM की लीडरशिप, आपकी जमात इस्लामी की, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी आप देखें तो सभी जमातों में लीडरशिप, जो मुराद सईद साहब अपना PTI में और बहुत सारे लोग। तो अभी तीसरा जो बल्दियाती इलेक्शन है वो भी प्रॉपर टाइम से नहीं होते, आइन के आर्टिकल 140A के तहत होने चाहिए तो वो नहीं होते। इन वजह से अब डिपेंडेंस बढ़ती जा रही है मरूसी सियासत पे, ख़ानदानी सियासत पे, जागीरदाराना सरमायादाराना सियासत पे। तो जो नया खून सियासत में आता है, न्यू ब्लड, वो कम होना शुरू हो गया है और जो मिडिल क्लास जो है वो हमेशा स्टूडेंट पॉलिटिक्स से मर गया। बिल्कुल, और जवाब इसका ये पेश किया जाता है कि लड़ाई झगड़े, पुरतशद्दुद वाक़यात, इनकी मिसालें दी जाती हैं, लेकिन जब मुकालमा नहीं होगा तो फिर इस तरह के वाक़यात तो होंगे। और लड़ाई झगड़ा कहाँ पर नहीं होता, पार्लियामेंट में भी होता है। पार्लियामेंट को तो फिर बंद तो नहीं कर दिया जाता। देखें, बिल्कुल दुरुस्त बात है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के आगाज़ में या ये असल में ये जंग जो है जंगो जदल, ये ज़ियाउल हक दौर में हुआ है जब मार्शल लॉ था। उनको कुछ लोगों की ज़रूरत थी, उन्होंने उनको इस्तेमाल किया और मुल्क में, पूरे मुल्क में तसादम हुआ तलबा तंजीमों का, कई लोगों की इसमें हलाकतें भी हुई। लेकिन ये इसका एक फेलियर था एडमिनिस्ट्रेशन का। और आपने देखा होगा बाद में मुझे याद है कि लियाकत बलोच साहब और मैं, रियाज फतियाना और उस वक्त जो सदार मोहम्मद थे IG पंजाब पुलिस के, एक कमेटी बनाई गई थी हुकूमत से, जिसके हमारे डायलॉग के नतीजे में सीज़ फायर हुआ लाहौर में और अमन अमान हो गया। अगर कोशिश की जाए